ज्यादातर सीरियल किलर्स तो बस मारने तक ही मजा लेते हैं, पर यह आदमी अलग था। इसके लिए तो मारना सिर्फ शुरुआत था, असली मजा तो इसको मारने के बाद आता था। लाशों को बुरी तरह से काटना, फाड़ना, उनके साथ भद्दे काम करना और फिर उन्हें ऐसे छोड़ जाना कि जो भी देखे उसकी रूह कांप जाए। क्योंकि दूसरों को डराना, उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ना, इसी में उसको खुशी मिलती थी। इस दरिंदे को समझने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा। जानवरों के साथ किया गया उसका भयानक टॉर्चर, जो इसके खूनी सफर की शुरुआत थी। उस डरावने दिमाग की गहराइयां जहां ये सब पनपा। उसने खुद कबूला था कि वो समाज के लिए हमेशा एक खतरा बना रहेगा और उसे कभी भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगले साल 2026 में वो जेल से आजाद होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके फोन में बजे। आपके प्यार और सपोर्ट का दिल से धन्यवाद। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक गस्ट का जन्म 24 मई 1969 को जर्मनी के ओबरहाउजन शहर में हुआ था। लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी की शुरुआत ही एक अजीब सी उदासी और अकेलेपन से हुई। उसके पैदा होने के बाद उसके पिता, जो एक शराबी थे, 3 दिन तक अस्पताल नहीं आए, जबकि आमतौर पर पिता सबसे पहले बच्चे को देखने के लिए भागते हैं। लेकिन फ्रैंक के पिता ने वो 3 दिन शहर के लोकल दारू के अड्डों में यानी बार्स में शराब पीते हुए बर्बाद कर दिए। उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी उन्होंने शराब में उड़ा दिया। इस रवैये ने फ्रैंक की मां डैगमर को तोड़ दिया। बच्चे के जन्म के बस 3 महीने बाद ही उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी। अब वो अकेली थी। एक छोटे फ्रैंक और उसके बड़े भाई की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। एक टूटे हुए रिश्ते, आर्थिक तंगी और शराबी पति से मिले धोखे के बीच डैगमर को अकेले ही इस टूटी हुई जिंदगी को संभालना पड़ा। फ्रैंक का बचपन बस इसी दर्द और स्ट्रगल में शुरू हुआ था, जिसने आगे चलकर उसकी सोच और उसकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया। फ्रैंक ने कभी फिर अपने पिता को नहीं देखा। वो जिंदगी से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कुछ समय तक फ्रैंक की मां डैगमर को उसकी मां यानी फ्रैंक की नानी ने बच्चों की देखभाल में मदद की, ताकि डैगमर काम पर जा सके और घर का खर्च चला सके। लेकिन यह मदद ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। जब नानी खुद बीमार पड़ गई तो फ्रैंक एक फुल टाइम नर्सरी में भेज दिया गया। वहां उसे खाना और कपड़े तो जरूर मिलते थे, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं। ना कोई गले लगाने वाला था, ना कोई दुलार करने वाला। वहां का माहौल बिल्कुल ठंडा और अनजान सा था, जैसे कोई मशीन बच्चे को पाल रही हो। उसे वो ममता और प्यार कभी नहीं मिला जिसकी एक छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यही कमी उसके मन में एक गहरी लेकिन दिखाई न देने वाली चोट छोड़ गई। एक ऐसा घाव जो समय के साथ और गहरा होता गया। साल 1973 में हालात थोड़े बेहतर होते नजर आए। डैगमर ने धीरे धीरे पैसे बचाकर कि अपने दोनों बेटों और अपनी मां को लेकर एक छोटा लेकिन कंफर्टेबल घर ले सकी। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे ये टूटा फूटा परिवार एक साथ आ रहा है। फ्रैंक एक बहुत पतला दुबला और इमोशनल लड़का था। उसका बचपन शुरू में तो अच्छा चल रहा था। उसे संडे की सुबह बहुत पसंद थी, क्योंकि तब वो अपनी मां के साथ बिस्तर पर लेटकर आराम करता था। वो वक्त उसके लिए बहुत खुशी का था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जब फ्रैंक स्कूल जाने लगा तो उसे वहां मुश्किलें होने लगी। वो दूसरे लड़कों से कमजोर और नाजुक था। इस वजह से कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगे। एक बार तो उन्होंने बहुत बुरा किया। उन्होंने फ्रैंक की पैंट खींच दी, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर आइसक्रीम लगा दी और एक कुत्ते को उसे चाटने दिया। इस घटना ने फ्रैंक का दिल तोड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सेफ्टी खत्म हो गई हो और सच में उसके लिए सब कुछ बदल गया। घर पर भी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। जब फ्रैंक सिर्फ 8 साल का था तब उसकी मां डैगमर ने एक नया रिश्ता शुरू किया। उस आदमी का नाम आज भी किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में वो उनके घर में आकर रहने लगा और फ्रैंक का सौतेला पिता बन गया। वो इंसान एकदम सख्त मिजाज और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला था। उसे जरा भी नरमी पसंद नहीं थी।
फ्रैंक का वो फेवरेट संडे की सुबह जब वो अपनी माँ के साथ जाकर आराम करता था अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। उसकी नानी और बड़ा भाई उस घर से चले गए। अब फ्रैंक अकेला रह गया, सिर्फ अपनी माँ और उस स्ट्रिक्ट सौतेले पिता के साथ। और यहीं से फ्रैंक के ऊपर इमोशनल दबाव और ज्यादा बढ़ने लगा। फ्रैंक ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर बच्चों में देखा जाता है। लेकिन उसकी परेशानी को समझने या सुलझाने के बजाय उसे ताने और सजा दी गई। उसका सौतेला पिता उसे नीचा दिखाता, मजाक उड़ाता। सजा देना उसके लिए जैसे रूटीन बन चुका था। इस दौरान उसकी माँ क्या कर रही थी ये किसी को ठीक से नहीं पता। शायद वो चुप थी, शायद उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जो साफ था वो ये कि फ्रैंक के लिए अब घर भी एक सेफ जगह नहीं रहा था। उस घर में इमोशन को एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं थी। ना आंसू बहाना, ना शिकायत करना, ये सब कमजोरी मानी जाती थी। और फिर आया वो पल जिसे खुद फ्रैंक ने बाद में अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कहा। फ्रैंक उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल का था जब उसने अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी से एक गिनी पिग खरीदा था। वो उसे अपने एक क्लासमेट के घर वालों से मिला था। बहुत खुश होकर वो उसे अपने साथ घर ले आया, लेकिन उसके सौतेले पिता ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें उस गिनी पिग के बालों से एलर्जी थी। मायूस होकर फ्रैंक उसे अपनी दादी के घर ले गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे रख ले। लेकिन दादी ने उसे गंदा चूहा बोल के रखने से मना कर दिया और उससे कहा कि इसे फेंक दो। ज्यादातर बच्चों के लिए फेंक दो का मतलब होता है उसे छोड़ देना या जहां से लाए थे वहीं वापस कर देना। लेकिन फ्रैंक ने ऐसा नहीं किया। वो उस मासूम जानवर को बाहर ले गया, उसे जमीन पर दबोचा और एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और उस पत्थर को उस गिनी पिग के ऊपर दे मारा। उसकी आंतें बाहर निकल आई, लेकिन फ्रैंक ने मुंह नहीं फेरा। वो रोया भी नहीं, बल्कि वो हैरान होकर देखता रहा। उसने आखिर में बाहर निकले आंतों को छुआ। वो गर्म और नरम था, जिनमें कुछ ही पल पहले तक जान थी। और ये सब देखकर उसे एक अजीब सा एक्साइटमेंट हुआ। फ्रैंक ने बाद में बताया कि उसने जब पहली बार किसी जानवर के पेट के अंदर हाथ डाला तो उसे वो गर्माहट और एहसास बहुत पसंद आया। ये उसके लिए कोई डरावना एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि एक तरह का बिल्कुल नया और एक्साइट करने वाला एक्सपीरियंस था। उस पल के बाद से वो उस एक्साइटमेंट का एडिक्ट हो गया। मौत देने और उसके बाद किए जाने वाले काम उसे एक अजीब सी खुशी देने लगे। धीरे धीरे यह ख्वाहिश और भी तेज होती गई और साथ ही खतरनाक भी। अब फ्रैंक खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अब पड़ोसियों के घर से खरगोश चुराने लगा। रात के अंधेरे में गार्डन में घुसकर वो उन्हें पकड़ता। पहले तो वो उन्हें जल्दी से मार देता, या तो गर्दन मरोड़कर या अपने हाथों से कुचलकर। फिर वो उनके नरम पेट को फाड़कर उनकी आंतें निकालता, जिसे देखकर उसे अजीब सी खुशी मिलती। लेकिन जल्द ही सिर्फ मारने से उसका मन नहीं भरा। उसने उन जानवरों को जिंदा ही चीरना शुरू कर दिया। उन्हें दर्द देने से उसे एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिलने लगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके अंदर कुछ और भी डरावना पैदा होने लगा। फ्रैंक की हिंसा अब उसकी शारीरिक इच्छाओं से जुड़ने लगी। जानवरों को दर्द में तड़पता देखकर वो खुद को सेटिस्फाई करता, यानी मास्टरबेट करता। ये अब सिर्फ एक आदत नहीं रह गई थी, बल्कि उसके लिए ये एक तरह का जुनून बन गया था, जहां उसके हाथों में पूरा कंट्रोल रहता और ऐसे अजीब तरीकों से उसे खुशी मिलती। वो जानवरों की आंतें और खून बाल्टियों में इकट्ठा करने लगा। कई बार तो वो उन्हें बाथटब में डालकर खुद उसमें बैठ जाता और इन डरावने चीज़ों के बीच खुद को सेटिस्फाई करता। वो सब इतना घिनौना था कि किसी आम आदमी के लिए ये सब सोचना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे उसे इसमें मज़ा आना कम होने लगा और उसके दिमाग में और भी भयानक ख्याल आने लगे। अब खरगोश उसे पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। उसकी हिंसा अब और भी खतरनाक होती जा रही थी और फ्रैंक अगले कदम के लिए तैयार हो रहा था। उसका घर पर जीवन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। फ्रैंक अक्सर अकेला और प्यार के लिए तरसता हुआ अपनी दादी के घर चला जाता, जो कुछ ही गलियों दूर था। लेकिन दादी हमेशा वहां नहीं होती थी। अकेला घूमते फिरते हुए फ्रैंक ने उनके पड़ोस में रहने वाले एक शांत बूढ़े आदमी से बात करनी शुरू की। पहले तो वो आदमी दयालु लगा,
लेकिन असल में वो बच्चों के साथ गलत काम करने वाला था। उसने फ्रैंक को एक मौका समझा। अगले कुछ हफ्तों में उस आदमी ने फ्रैंक का भरोसा जीतना शुरू किया। धीरे धीरे उसने गलत हरकतें शुरू की और जल्द ही सिचुएशन बहुत बिगड़ गई। कुछ ही समय में उस आदमी ने और लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया। कई बड़े लोगों ने बारी बारी से बंद दरवाजों के पीछे फ्रैंक के साथ गलत काम किया। फ्रैंक ने कभी भी अपने दर्द के बारे में किसी से बात नहीं की। वह चोट उसके मन के बहुत गहरे दफन हो गई थी। किसी को भी उसके साथ हुए डरावने हादसों का अंदाजा नहीं था, न ही उन भयानक कामों का जो वो चुपके से जानवरों के साथ कर रहा था। 15 साल की उम्र तक आते आते फ्रैंक का पेशेंस खत्म हो गया। खुद को पूरी तरह अलग थलग महसूस करते हुए वो एक यूथ हॉस्टल में चला गया और वहाँ के अधिकारियों से वहाँ रहने की गुजारिश की। उसने स्टाफ को बताया कि वो अब घर पर नहीं रह सकता। जब उन्होंने उसकी माँ से कांटेक्ट किया तो उनका रिस्पॉन्स भी कोई खास नहीं था और बस इसके साथ ही फ्रैंक को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हॉस्टल ने उसे आज़ादी तो दी, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा। वो एक ओपन फैसिलिटी था, रहने वाले जब चाहे आ जा सकते थे और फ्रैंक ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। वो कई कई दिनों तक गायब रहता, बिना किसी के सवाल की परवाह किए। एक वेलफेयर ऑफिसर ने गौर किया कि फ्रैंक की साफ सफाई बेहद खराब थी। वो नहाता नहीं था, दांत साफ नहीं करता था, हमेशा वही फटे पुराने कपड़े पहनता रहता। उसके बाल बिखरे हुए और शरीर से बदबू आती। हर चीज से साफ जाहिर था कि उसे किसी ने छोड़ दिया था। वो अकेला भटक रहा था, अंधेरे में जी रहा था, अनदेखा और धीरे धीरे पूरी तरह से टूटता हुआ। इसी दौरान वो कब्रिस्तान में बहुत वक्त बिताने लगा, क्योंकि उसे वहां शांति मिलती थी। जब ज्यादा ठंड नहीं होती थी तो फ्रैंक कभी कभी कब्रिस्तान में ही सो जाता। फिर 15 साल की उम्र में उसकी डरावनी इच्छाओं ने एक नया मोड़ लिया। उसने पहली बार मुर्दा घर में घुसपैठ की। उसे लाशों की गंध पसंद आ गई और उसने बाद में कहा था कि लाशों की खुशबू आपको किसी परफ्यूम की दुकान में नहीं मिलेगी। मुर्दा घर में वो इतना आगे बढ़ गया कि वो लाशों के पेट खोलता और उनके अंगों को छूते हुए खुद को सेटिस्फाई करता। शायद यहीं से उसे वो खुशी मिलनी शुरू हुई जब दूसरे लोग उसके किए हुए डरावने कामों को देखकर सदमे में आ जाते। एक बार तो उसने एक लाश का बुरी तरह चीड़-फाड़ कर दिया और उसका सिर काट दिया। फिर उसने उस बिगड़ी हुई लाश को मुर्दा घर के अंदर एक बेंच पर लिटा दिया और कटा हुआ सिर, जिसे भी उसने बिगाड़ दिया था, गेट के पास रख दिया। जब सुबह कब्र खोदने वाला आदमी अंदर आया और उसने ये सब देखा तो उसके होश उड़ गए। 15 साल का फ्रैंक अब सिर्फ मुर्दों के साथ बुरा व्यवहार करने से ही नहीं, बल्कि जिंदा लोगों को सदमा पहुंचाने से भी खुशी पाने लगा था। उसे अब छोटे जानवरों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, वो किसी बड़े जानवर की तलाश में था। फ्रैंक को घोड़े के लात मारने का डर था, इसीलिए 1992 में उसने शिकार करने का लाइसेंस ले लिया। उसके दिमाग में एक प्लान था। वो किसी जानवर का पेट तब चीरना चाहता था जब वो अभी गर्म हो, या तो ताजा मारा गया हो या फिर जिंदा लेकिन बिल्कुल न हिल सके। फिर वो उसके अंदर अपना नंगा शरीर डालकर जितनी देर हो सके अंदर ही रहना चाहता था। धीरे धीरे फ्रैंक हमेशा पिस्तौल लेकर घूमने लगा। वो असलियत से दूर होता जा रहा था और अपनी खतरनाक इच्छाओं में डूबता जा रहा था। आखिरकार उसने अपना सपना पूरा किया। उसने एक घोड़े को गोली मारी, उसका पेट चीरा और उसकी गर्म बॉडी के अंदर घुस गया। उसे यह सब करने में अजीब सी शांति मिली, लेकिन फ्रैंक का इमेजिनेशन यही नहीं रुका। अब उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया, इंसान को मारने में कैसा लगेगा। जब उसे खाली समय मिलता तो वो जंगल में जाकर खरगोशों को गोली मार देता, बस टाइम पास करने के लिए। और 8 सितंबर 1994 की शाम को फ्रैंक शिकार पर निकलने का प्लानिंग कर रहा था, मगर तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते फ्रैंक ने सोचा कि थोड़ी देर गाड़ी में यूं ही इधर उधर घूम लिया जाए, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता। एक सुनसान सड़क के हिस्से पर वो अकेला ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक अकेले खड़े हिच हाइकर पर पड़ी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि वो एक औरत थी। फ्रैंक ने गाड़ी रोकी। उसका नाम था कैथरीन थॉमसन, 28 साल की एक साउथ अफ्रीकन महिला जो हॉलैंड लौटने की कोशिश कर रही थी जहां वो रहती थी। उसने फ्रैंक से रास्ते में छोड़ने को कहा
फ्रैंक ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। सफर शुरू हुआ। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। माहौल हल्का फुल्का और काफी नॉर्मल था। कुछ हंसी मजाक भी हुए। सब कुछ बाहर से बिल्कुल कैजुअल लग रहा था, लेकिन फ्रैंक की उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही चल रहा था। फ्रैंक के मन में फिर वही अजीब ख्याल उमड़ने लगे। उसे यह बात साफ साफ समझ आ रही थी कि किसी ने भी इस लड़की को उसकी गाड़ी में बैठते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अब सिर्फ एक दिखावा बन चुकी थी। असली कहानी उसके अंदर पक रही थी, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। कैथरीन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किससे लिफ्ट लिया है। फ्रैंक के पास बंदूक थी, उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, और उसे लगा कि शायद यही वो पल है जिसका वो इंतजार कर रहा था। फ्रैंक ने बातचीत को जारी रखा और धीरे धीरे गाड़ी को एक सुनसान घने जंगल की ओर मोड़ दिया। रास्ता अब पूरी तरह वीरान और खामोश था। फिर अचानक उसने गाड़ी रोक दी और कैजुअली कहा कि उसे पेशाब करनी है। वो गाड़ी से उतरा और थोड़ी देर बाद वापस आया। फिर बोला कि उसकी गाड़ी की चाबी कहीं गिर गई है और अब मिल नहीं रही है। कैथरीन ने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर कदम रखा और चाबी खोजने लगी। लेकिन जैसे ही उसने फ्रैंक की तरफ अपनी पीठ की, उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और बिना किसी हिचक के उसे पीछे से सिर में गोली मार दी। उसके लिए किसी की जान लेना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी, और यह सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। असली चीज तो वो थी जो मौत के बाद शुरू होती थी। फ्रैंक कैथरीन की लाश को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। वहां उसने उसके सारे कपड़े उतारे और उसके साथ कई बार गलत काम किया, उसके मुर्दे शरीर के साथ। लेकिन फ्रैंक की वहशी मानसिकता यहीं नहीं रुकी। उसने उसके पेट को चाकू से चीर दिया और अंदर हाथ डाल दिया। उसके अंदरूनी अंग जो अब भी गर्म थे, उसको छूते हुए वह पूरी तरह से उस सनक में डूब गया जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। फ्रैंक को उस वक्त जो सनकी और भयानक सेटिस्फैक्शन मिला, वैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। कैथरीन की हत्या के बाद फ्रैंक ने उसके शरीर के साथ जो किया वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। उसने पहले उसके स्तनों और प्राइवेट पार्ट्स को बेरहमी से चाकू से गोदा। फिर पहचान छिपाने के लिए उसने उसके दोनों हाथ और सिर को शरीर से अलग कर दिया। उसने उसके कटे हुए हाथों को जंगल के और अंदर फेंक दिया ताकि कोई आसानी से उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन उसका सिर वो फ्रैंक अपने साथ गाड़ी में ले गया। उसने उसका शव वहीं सड़क के पास फेंक दिया, जानबूझकर, ताकि लोग उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ ले। वो चाहता था कि कोई उस लाश को देखे और उस हालत में देखकर दहशत में आ जाए। उस डर और घबराहट से फ्रैंक को एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता था, जैसे किसी ने उसकी आर्ट को यानी कला को महसूस कर लिया हो। अब उसकी गाड़ी में कैथरीन का कटा हुआ सिर था और फिर उसने उसका इस्तेमाल खुद को एक आखिरी बार सेटिस्फाई करने के लिए किया। उसके बाद फ्रैंक ने उस सिर को एक ब्रिज से नीचे नदी में फेंक दिया। अगले ही दिन कैथरीन का शव मिल गया और जिस हालत में वो मिली थी उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर न्यूज़ चैनल और अखबार में यही हेडलाइन थी, आखिर कौन कर सकता है ऐसा दरिंदगी भरा और बीमार मानसिकता वाला अपराध। लोग डर गए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा राक्षस उनके बीच उसी समाज में घूम रहा है। और फिर फ्रैंक ने खुद को छुपा कर नहीं रखा। शायद ये पछतावा था, या शायद घमंड, या फिर शोहरत पाने की चाह। उसने अपने उस वक्त की गर्लफ्रेंड एल्सी को सब बता दिया कि कैथरीन की हत्या का जिम्मेदार वो खुद है। एल्सी को फ्रैंक की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। जो कुछ वो कह रहा था वो इतना भयानक और घिनौना था कि उस पर यकीन करना नामुमकिन लग रहा था। फ्रैंक ने उसे मनाने की कोशिश की। उसने कैथरीन का आईडी कार्ड तक दिखा दिया ताकि वो मान जाए कि वो मजाक नहीं कर रहा। लेकिन एल्सी फिर भी नहीं मानी। तब फ्रैंक उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसी जगह ले गया जहां उसने कैथरीन के कटे हुए हाथ दफनाए थे। उसने जमीन खोदकर वो हाथ दिखाए, लेकिन एल्सी को वो हाथ भी नकली लगे। उसे लगा कि ये किसी पुतले का हाथ है। हैरानी की बात यह है कि वो अब भी उसे सच नहीं मान रही थी। उसे लगने लगा कि फ्रैंक कोई डरावना मजाक कर रहा है। बाद में जब एल्सी ने अपने दोस्तों को बताया कि फ्रैंक ने क्या कबूल किया था, तो उन्होंने भी इस बात को मजाक में ही लिया। सबने कहा कि ये कोई बीमार किस्म का मजाक है और शायद वो हाथ किसी पुतले के थे। किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। किसी ने आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन फ्रैंक, उसके अंदर जैसे कुछ तड़प रहा था।
मानो वो खुद ही पकड़ा जाना चाहता था, मानो उसे अपने गुनाह को किसी से कबूल करवाना जरूरी लग रहा था। एक शाम की बात है, फ्रैंक अपनी माँ डैगमर के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उस वक्त डैगमर ने मजाक मजाक में फ्रैंक के लिए टेरो कार्ड्स पढ़ने का सोचा। वो अक्सर ये किया करती थी। ताश की गड्डी से सबसे पहले जो कार्ड निकला वो था डेथ कार्ड। डैगमर ने थोड़ी हैरानी जताई, फिर सोचा दोबारा शफल करके देखती हूँ। लेकिन जब उसने दोबारा कार्ड निकाले तो फिर से डेथ कार्ड ही निकला। फ्रैंक के लिए ये किसी इशारे की तरह था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और सीधा कह दिया कि उस हिचहाइकर की मौत का जिम्मेदार वही है। उसने बताया कि यह एक हादसा था। वो औरत उसकी गाड़ी में बैठी थी और किसी तरह उसने ग्लव बॉक्स में रखी बंदूक निकाल ली। अचानक घबराहट में दोनों के बीच हाथापाई हुई और गोली चल गई। फ्रैंक ने कहा कि उसने उसका शव जंगल में छोड़ दिया था और उसका ऐसा इरादा कभी नहीं था, लेकिन डैगमर ने उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। फ्रैंक ने एक और कबूलनामा किया था, लेकिन एक बार फिर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रैंक इशारे नहीं कर रहा था, वो तो लगभग चीख चीख कर लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में डैगमर ने अपने उस वक्त के बॉयफ्रेंड को बताया, जो एक पुलिस ऑफिसर था, कि फ्रैंक ने क्या कहा था, लेकिन उसने भी इस बात को सिर्फ एक ध्यान खींचने वाला ड्रामा कहकर टाल दिया। उनके लिए फ्रैंक एक हिंसक इंसान नहीं था। वो तो चुपचाप रहने वाला, शर्मीला और सीधा साधा लड़का था। कोई ऐसा नहीं जो इतना भयानक जुर्म कर सके, लेकिन वो सब गलत थे, बहुत ज्यादा गलत। मर्डर के कुछ ही समय बाद फ्रैंक की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो बाहर से देखने में नॉर्मल लगने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था रुथ। वो एक लोकल दुकान में काम करती थी। फ्रैंक ने उससे बातचीत शुरू की। रुथ को फ्रैंक थोड़ा अजीब जरूर लगा, उसका थका हुआ चेहरा और खोया खोया सा उसका नेचर, लेकिन वो उसे नापसंद नहीं आया। उसकी अजीब पर्सनैलिटी में भी कुछ ऐसा था जो रुथ को उसकी ओर खींच रहा था। फ्रैंक ने उस पर दिलचस्पी दिखाई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। थोड़े ही समय बाद फ्रैंक और रुथ की शादी हो गई और फिर एक प्यारी सी बेटी ने उनकी जिंदगी में दस्तक दी। फ्रैंक को एक छत बनाने वाली कंपनी में काम मिल गया। बाहर से देखने वालों को लगने लगा कि फ्रैंक अब सेटल हो चुका है, एक शांत फैमिली मैन की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। पड़ोसियों की नज़र में वो बिल्कुल आम इंसान था, शायद थोड़ा बोरिंग भी, लेकिन ये सब बस एक दिखावा था, एक नकाब जिसके पीछे फ्रैंक की असली सच्चाई छिपी हुई थी। घर के दरवाजे बंद होते ही उसका असली चेहरा बाहर आने लगता था। उसके अंदर की वो भयानक इच्छाएं अब भी जिंदा थी, बस उन्होंने अपनी शक्ल बदल ली थी। फ्रैंक ने फिर से जानवरों को मारना शुरू कर दिया, कभी भेड़, कभी लोमड़ी या फिर जो भी उसे रास्ते में मिल जाता। ये सब अब उसके लिए एक तरह का अपना भड़ास निकालने का जरिया बन चुका था, एक तरीका जिससे वो अपने असली घिनौने ख्यालों पर काबू पा सके। लेकिन ये तरीका भी अब बेअसर साबित हो रहा था। उसके अंदर के खतरनाक इच्छाएं फिर से लौटने लगे थे, और इस बार पहले से भी ज्यादा डरावना और घिनौना। उसका सोच अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे किसी जिंदा औरत का दिल अपने हाथों से पकड़कर फील करना था। फ्रैंक गस्ट दो जिंदगी जी रहा था, एक जो दुनिया को दिखती थी, जहां वो एक शांत घरेलू आदमी था, और दूसरी जो अंधेरे में पल रही थी, खतरनाक दरिंदगी से भरी और धीरे धीरे और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी। एक शाम फ्रैंक अपनी आदत के मुताबिक कार लेकर बाहर निकल गया। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, बस यूं ही भटकता फिर रहा था, बेचैनी से भरा, अंदर ही अंदर तड़पता हुआ। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस रात वो सीधे रेड लाइट एरिया की तरफ गया। वहीं उसकी नज़र एक 30 साल की स्ट्रीट वर्कर सोनिया डाइचनर पर पड़ी। उसने इशारा किया और सोनिया उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो पूरी तरह अनजान थी कि वो किस खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रही थी। फ्रैंक उसे शहर से बाहर ले गया, एक सुनसान और ऊबड़ खाबड़ मिट्टी वाली सड़क पर। वहां पहुंचकर उन्होंने शारीरिक संबंध शुरू किए। सोनिया पूरी तरह नशे में धुत थी। वो पैसेंजर सीट पर बैठी थी, आधी नींद में, उसका शरीर पूरा बेजान था। उसी दौरान फ्रैंक ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से बंदूक उठाई, फिर जानबूझकर जोर से खांसा ताकि बंदूक के कॉक होने की आवाज दब जाए।
उसने बंदूक सोनिया के सिर के पीछे लगा दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज कार के अंदर गूंज उठी। खून के बौछार चारों ओर फैल गई, कार की खिड़कियों पर, सीट पर और फ्रैंक के पूरे बदन पर। लेकिन वो घबराया नहीं, उल्टा उसके चेहरे पर अजीब तरह का सुकून था, जैसे उसे किसी लंबी यातना से राहत मिली हो। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका ख्वाब उसने न जाने कितनी बार देखा था। एक ऐसा वहशी ख्वाब जिसे वो हर दिन अपने दिमाग में दोहराता था। अब वही ख्वाब हकीकत बन चुका था। फ्रैंक ने उसके शरीर को चीरना शुरू किया। उसने पेट को काटकर पूरी तरह खोल दिया और एक एक कर उसके सारे अंदरूनी अंग बाहर निकालने लगा। वो उन्हें हाथों में लेकर पलटता रहा और उसी दौरान खुद को भी सेटिस्फाई कर रहा था। उसके लिए गर्म खून, नरम शरीर और किसी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने का जो एहसास था, वही उसे नशे में डुबो रहा था। इस पूरे भयानक काम के आखिरी हिस्से में फ्रैंक ने उसके दिल को दोनों हाथों से उठाया और उसे उसके लाश के ऊपर ऐसे उठाया जैसे कोई जीत का ट्रॉफी हो। फ्रैंक के दिमाग में यही उसका सबसे डरावना फैंटेसी था, जो अब हकीकत बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे कैथरीन के केस में किया था, वैसे ही अब वो सोनिया की लाश को भी ऐसे हालत में छोड़ना चाहता था कि जो भी उसे देखे दहल उठे। अगले दिन लोगों को सोनिया की लाश सड़क किनारे मिली। उसकी छाती बुरी तरह फाड़ी गई थी। उसके अंदर कुछ नहीं था, पूरा खाली। उसके दोनों हाथ और बाहें काटकर शव के पास रख दी गई थी। सबसे भयानक बात, उसका दिल उसके पैरों के बीच रखा गया था, जो उसके प्राइवेट पार्ट में आधा घुसा हुआ था, और सिर पूरी तरह गायब था। फ्रैंक ने बाद में कबूल किया कि उसने उसका सिर भी कैथरीन की तरह नदी में फेंक दिया था, लेकिन यह सिर्फ उसकी बात थी। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि असल में उसने क्या किया। और एक बार फिर उसने वही किया जो उसने पिछली बार किया था। उस कटे हुए सिर का इस्तेमाल करते हुए उसने खुद को आखिरी बार सेटिस्फाई किया। यह सब इतना घिनौना और बीमार करने वाला था कि किसी भी नॉर्मल इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। फ्रैंक गस्ट अब सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो इंसान की शक्ल में एक शैतान बन चुका था। दोनों मर्डर इतने मिलते जुलते थे कि पुलिस ने जल्दी ही समझ लिया कि ये एक ही कातिल का काम है। लेकिन कोई गवाह नहीं था, कोई ठोस सुराग भी नहीं मिला। कातिल कहीं बाहर आजाद घूम रहा था और कोई नहीं जानता था वो कौन है। अब लोग डरे हुए थे। सबको लग रहा था कि वो फिर से हमला करेगा और शायद इस बार कोई गलती कर बैठेगा जिससे उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। उधर फ्रैंक गस्ट अब और भी ज्यादा गंदी और खतरनाक सोच में डूब चुका था। अब उसकी नई सनक थी किसी औरत को जिंदा रहते हुए बम से उड़ाना। यह ख्याल अब उसके लिए एक मजाक या इमेजिनेशन नहीं था, वो इसे सच में करना चाहता था। उसने बम बनाने के तरीके पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा बम जो किसी औरत के शरीर में अंदर डाला जा सके और फिर फोड़ा जा सके। जब उसका एक छोटा सा मॉडल बन गया तो उसने उसे टेस्ट करने का तरीका निकाला। उसने एक भेड़ खरीदी और उसे गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह ले गया। वहां जाकर उसने 2 छोटे बम एक कंडोम में डालकर भेड़ के पीछे के हिस्से में डाल दिया। फिर जैसे ही वो बम फोड़ने की तैयारी कर रहा था, वो भेड़ से बात करने लगा जैसे उसके दिमाग में वो जानवर नहीं था। उस पल फ्रैंक को सच में लग रहा था कि वो किसी औरत से बात कर रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे उसके सामने एक इंसान खड़ा हो, कोई जानवर नहीं। फ्रैंक ने खुद को एक तरफ छुपाया और बम का बटन दबाया। भेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरा शरीर उड़ गया। लेकिन यही फ्रैंक की अकेली नई सोच नहीं थी। बाद में उसने माना कि अब वो सिर्फ मारना नहीं चाहता था, अब वो अपने शिकार को तड़पाना चाहता था, दर्द को लंबा खींचना चाहता था ताकि सामने वाला धीरे धीरे मरते हुए हर पल को महसूस करे। अब फ्रैंक ने एक प्लान बनाना शुरू किया अपने अगले शिकार के लिए। उसने अपने कंप्यूटर में एक लिस्ट तैयार की ऐसी चीज़ों की जो टॉर्चर के लिए काम आए। इस लिस्ट में था डक्ट टेप, केबल टाइज, ब्लेड, हथकड़ी, दास्ताने, बॉक्स कटर्स और यहाँ तक कि ऐसे चम्मच जिनके एक तरफ को तेज धार करके काटने वाला औजार बना दिया था। इन चम्मचों का इस्तेमाल फ्रैंक जिंदा लोगों की आंखें निकालने के लिए करना चाहता था। वो हर चीज बहुत सोच समझकर एक एक कदम प्लान करते हुए कर रहा था। और फिर आया 20 जून 1998 का दिन। फ्रैंक एक बार फिर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, इस बार अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए।
वहाँ फ्रैंक ने एक 26 साल की स्ट्रीट वर्कर को अपनी कार में बैठाया। उसका नाम था सैंड्रा ऑस्ट्रोविच। कार में बैठते ही फ्रैंक ने सैंड्रा से पूछा कि क्या वो उसे बांधने देगा। सैंड्रा पहले थोड़ा हिचकिचाई लेकिन फिर मान गई। उसे लगा ये बस एक और क्लाइंट का अजीब फैंटेसी होगा, जैसा कई बार होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फ्रैंक ने उसके हाथ और पैरों को मजबूती से बांध दिया, चारों कोनों से, ताकि वो पूरी तरह हिल डुल न सके। जब सैंड्रा ने शिकायत की कि रस्सियां बहुत कस रही है, फ्रैंक ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और फिर उसके मुंह पर डक टेप चिपका दिया ताकि वो कुछ बोल भी न सके। फिर फ्रैंक ने रस्सियों को और ज्यादा कस दिया, जिससे सैंड्रा को अब दर्द होने लगा था। वो तड़प रही थी लेकिन फ्रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये तो बस शुरुआत थी। फिर फ्रैंक ने उसके साथ जबरदस्ती की तो उस दौरान वो उसके कान में सबसे गंदी और डरावनी बातें फुसफुसाने लगा। वो सैंड्रा को बताने लगा कि कैसे वो उसे जिंदा ही चीर देगा और उसका दिल निकालकर उसके सामने रखेगा, तब तक जब तक वो दिल उसके हाथों में धड़क रहा हो। उसने ये भी कहा कि वो उसे अपनी कार के पीछे बांध देगा और पूरी ताकत से कार दौड़ाकर उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। ये टॉर्चर, ये दरिंदगी घंटों तक चलता रहा। सैंड्रा हर पल अंदर से टूटती जा रही थी और फ्रैंक उसकी चीखों और तड़प से मजा ले रहा था। फ्रैंक ने सैंड्रा को दांत से काटा और लाइटर से जलाया, लेकिन उसने उसके साथ पूरी तरह क्या किया ये आज तक कोई ठीक से नहीं जानता। फिर अचानक बिना किसी वजह के फ्रैंक रुक गया। शायद उसे थोड़ी देर के लिए अफसोस हुआ या शायद ये भी उसकी किसी और बीमार सोच का हिस्सा था। उसने सैंड्रा के हाथ पैर खोल दिए और अपनी बंदूक अपने सिर पर रख दी। उसने सैंड्रा से कहा कि वो ट्रिगर दबाकर उसे मार दे, सब खत्म कर दे। लेकिन सैंड्रा बुरी तरह डरी हुई थी। वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी, बस वहां से निकलना चाहती थी। फ्रैंक ने कहा कि वो जा सकती है। सैंड्रा को लगा कि अब वो बच गई है। वो फौरन कार से निकलकर भागी, लेकिन तभी फ्रैंक ने अपनी पिस्टल उठाई और पीछे से उसके सिर में गोली मार दी। सैंड्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इस बार फ्रैंक ने उसके साथ वो सब नहीं किया जो उसने पहले के शिकार के साथ किया था। उसने उसका शरीर नहीं काटा, न पेट फाड़ा, न ही उसे बुरी तरह से बिगाड़ा। बस उसके दोनों हाथ काटे और लाश को वैसे ही छोड़ दिया। शायद उसे अपनी दरिंदगी से इस बार पूरा सेटिस्फेक्शन मिल चुका था, या शायद एक पल के लिए उसके अंदर थोड़ा पछतावा आ गया था। सैंड्रा की लाश अगली सुबह सड़क किनारे मिली, एक और मासूम जो फ्रैंक की हैवानियत का शिकार बन गई। अधिकारियों ने एक और जांच शुरू की। अब उन्हें पता चल चुका था कि कातिल ने 3 बार वार किया है, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। लेकिन जो क्राइम सीन थे, उनका घिनौनापन, साफ सुथरा प्लानिंग और डरावना हालत, ये साफ दिखा रहा था कि रायन रोड इलाके में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। मीडिया ने उसे एक नाम दे दिया, द रायन रोड रिपर, क्योंकि उसके केस जैक द रिपर की तरह ही डरावने पैटर्न वाले लग रहे थे। 9 अप्रैल 1998 को फ्रैंक अपनी पत्नी रुथ और छोटी बेटी के साथ रुथ की मौसी जेरोल्डीन के घर में शिफ्ट हो गया। घर में तीनों के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। जेरोल्डीन का अभी अभी तलाक हुआ था और उसे अपने करीबी लोगों की जरूरत थी। ऐसे में फ्रैंक और रुथ का वहां आना उसके लिए भी सहारा जैसा था। जेरोल्डीन ने उन्हें खुले दिल से घर में जगह दी और शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फ्रैंक ने घर के बेसमेंट पर पूरा हक जमा लिया। उसने साफ कह दिया कि वो जगह सिर्फ उसी की है, वहां कोई और नहीं जा सकता। वो बेसमेंट उसके लिए एक प्राइवेट जगह बन चुकी थी जहां किसी का भी आना मना था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था, शायद वही बेसमेंट वो जगह थी जहां फ्रैंक जानवरों को टॉर्चर करता था और जहां वो अपने खतरनाक फैंटेसीज को हकीकत में बदलता था। समय बीतता गया और फ्रैंक और जेराल्डीन के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगे। जेराल्डीन ने फ्रैंक को बताया कि अपने तलाक के बाद वो कितना अकेलापन और इमोशनल दर्द महसूस कर रही है। फ्रैंक ने सोचा कि शायद अपनी सच्चाई बताकर वो दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना सके, और फिर उसने सब कुछ कह दिया। उसने अपने भयानक अतीत के बारे में खुलकर बताया, यहाँ तक कि उसने मर्डर्स तक की बात कबूल कर ली। लेकिन इस बातचीत के कुछ ही समय बाद जेराल्डीन अचानक गायब हो गई। एक मिसिंग पर्सन्स केस दर्ज किया गया। पुलिस ने फ्रैंक से सवाल भी किए, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।
अधिकारियों को लगा कि जेराल्डीन शायद मानसिक रूप से टूट गई थी और खुद ही अपनी जिंदगी छोड़कर कहीं चली गई है। किसी के दिमाग में यह भी नहीं आया कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। बाद में फ्रैंक ने खुद कबूल किया कि जेराल्डीन ने उससे कहा था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी और उसने बस उसकी इच्छा पूरी की है। लेकिन फिर वो वहीं नहीं रुका। उसने जेराल्डीन के शरीर को टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को जंगल में इधर उधर फैला दिया और फिर जंगल के जानवरों ने बाकी का काम कर दिया। लेकिन फ्रैंक की दी हुई ये कहानी कभी भी पूरी तरह सच नहीं लग पाई। जांचकर्ताओं और इस केस से जुड़े कई लोगों का मानना है कि जब फ्रैंक ने जेराल्डीन को अपने जुर्म के बारे में बताया तो उसने साफ कहा कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन जब फ्रैंक ने मना कर दिया तो जेराल्डीन ने उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं गया तो वो खुद पुलिस को सब कुछ बता देगी। यहीं से उसका अंत तय हो गया था। फ्रैंक जानता था कि अगर जेराल्डीन ने मुंह खोला तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेराल्डीन की अचानक गुमशुदगी ही शायद वो वजह बनी, या शायद वो डरावनी कहानी जो फ्रैंक की मां डेगमर ने अपने बड़ी बहू डेनियला को पहले सुनाई थी और जो कभी भी डेनियला के दिमाग से गई ही नहीं। अब फ्रैंक की मां डेगमर एक बार फिर सामने आई। इस बार उसे उसकी बड़ी बहू डेनियला ने मिलने के लिए बुलाया। डेगमर ने वही पुरानी खौफनाक कहानी दोहराई जो फ्रैंक ने उसे टेरो रीडिंग के दौरान बताई थी। पहले जब डेगमार ने यह बात अपने पति को बताई थी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर था तो उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया था। लेकिन डेनियला ने ऐसा नहीं किया। उसने ध्यान से सारी बातें सुनी और इस बार उसने चुप बैठने के बजाय डेनियला सीधे पुलिस के पास गई और फ्रैंक की बताई सारी बातें उन्हें बता दी। अब तक पुलिस पर काफी दबाव बन चुका था और अब उनके पास वो गवाह थी जो सब कुछ बदल सकती थी। रायन रूल रिपर अब पूरे मीडिया में एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। एक के बाद एक औरतों की हत्याएं हो रही थी और कातिल अब भी आजाद घूम रहा था। लोग डरे हुए थे। पुलिस को अगर कोई भी छोटा सा सुराग मिलता तो वो उस पर काम करने लगती। इसी बीच पुलिस फ्रैंक गस्ट के घर पहुंची और उससे डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया। उसने सीधा कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वही वो आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रैंक अब खुद चाहता था कि उसे पकड़ लिया जाए। शायद अब वो रुकना चाहता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फ्रैंक के बेसमेंट की तलाशी ली और जो वहां मिला उसने हर शक खत्म कर दिया। वहां से पुलिस को मर्डर करने वाले हथियार मिले, बम बनाने वाला सामान मिला और उसके कंप्यूटर में उसकी खतरनाक सोच, उसके सारे प्लान्स और फैंटेसीज लिखी हुई थी। जो डरावनी बातें फ्रैंक इतने सालों से बेसमेंट में छुपा कर रहा था, अब सब कुछ सामने था। अब यह साफ हो चुका था कि फ्रैंक गस्ट ही असली रायन रूल रिपर है। फ्रैंक का केस अगस्त 2000 में कोर्ट में शुरू हुआ। अब उसकी उम्र 31 साल थी। कोर्ट में उसने खुद फांसी की सजा मांगी, लेकिन जर्मनी में डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा पहले ही बंद हो चुकी थी, इसलिए ऐसा हो नहीं पाया। कोर्ट में सब कुछ खुलकर बता रहा था। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वो मीडिया से भी बिना डर के बात करता था। उसने एक बात साफ कही कि उसे कभी आजाद नहीं किया जाना चाहिए। उसे खुद भी पता था कि अगर वो बाहर निकला तो फिर वही दरिंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी। 21 सितंबर 2000 को फ्रैंक गस्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो 4 हत्याओं का दोषी साबित हुआ, लेकिन उसे किसी आम जेल में नहीं भेजा गया, बल्कि एक मानसिक उपचार केंद्र साइकियाट्रिक फैसिलिटी में रखा गया ताकि उसका इलाज किया जा सके। हालांकि ये इंतजाम ज्यादा वक्त तक नहीं चला। कुछ ही महीनों में फ्रैंक ने थेरेपी से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ऐसी मानसिकता वाले इंसान का कोई इलाज नहीं हो सकता। वो साफ बोलता था कि अगर कभी उसे रिहा किया गया तो वो दोबारा किसी की जान ले लेगा। उसके मुताबिक ऐसी इच्छाएं, ये खून की भूख कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा साथ रहती है। इसके बाद फ्रैंक को एक नॉर्मल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और वहीं वो आज भी बंद है। फ्रैंक की पत्नी रुथ ने आखिरकार उसे छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय तक फ्रैंक को सजा मिलने के बाद भी रुथ उससे खतों के जरिए कांटेक्ट करती रही। वो जवाब चाहती थी, समझना चाहती थी कि आखिर फ्रैंक ऐसा क्यों करता था। वो उसके मन में झांकना चाहती थी। अपने एक खत के जवाब में फ्रैंक ने उसे एक बेहद डरावनी सोच का हिस्सा बना दिया। फ्रैंक ने समझाया कि जब वो रुथ के साथ किसी दुकान में चलता है और कोई सुंदर औरत उसकी नजर में आती है तो वो बस यही सोचता है कि वो औरत सुंदर है और यही बात खत्म हो जाती है।
लेकिन जब रुथ उसके साथ नहीं होती और वही सिचुएशन सामने आती है, तब अगर कोई औरत उसे बदसूरत नहीं लगती, यानी बस ठीक ठाक दिखती है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है, उसे काट कर खुद को सेटिस्फाई करना। इसके लिए औरत की खूबसूरती सिर्फ एक ट्रिगर थी, एक सिग्नल कि अब वो उसे शिकार बना सकता है। फ्रैंक की मानसिकता इतनी बीमार और डरावनी थी कि उसने खुद कबूल कर लिया था वो कभी भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी सकता। उसके अंदर की हैवानियत हर वक्त जागी रहती थी, सिर्फ मौके का इंतजार करती थी। फ्रैंक की बेटी को सिर्फ इतना बताया गया था कि उसके पापा बहुत बीमार हैं और उन्हें बहुत लंबे समय के लिए कहीं जाना पड़ा है। उसे कभी ये नहीं बताया गया कि उसके पिता असल में एक सीरियल किलर थे। आज फ्रैंक गस्ट ने दोबारा शादी कर ली है। उसे ये नई पत्नी जेल के अंदर खत लिखते हुए मिली थी। उनके बीच खतों के जरिए बातचीत शुरू हुई और फिर बात शादी तक पहुंच गई। अब फ्रैंक की सजा 2026 में खत्म होने वाली है। वो कहता है कि अब वो बदल चुका है, अब वो एक बेहतर इंसान है और उसे आज़ाद किया जाना चाहिए। उसे अब कुछ समय के लिए बाहर जाने की भी इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन हर बार एक पुलिस अफसर उसके साथ रहता है। ये चेक किया जा रहा है कि क्या वो समाज में फिर से रहने लायक है या नहीं। फ्रैंक की खुद की माँ ने भी पुलिस को चेतावनी दी है कि उसे रिहा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फ्रैंक खुद मान चुका है कि उसके अंदर की खतरनाक सोच कभी पूरी तरह जाती नहीं है। तो क्या वो सच में बदल गया है? सच कहूं तो ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि इतने खतरनाक क्राइम करने वाले इंसान को रिहा करने पर भी सोचा जा रहा है। उसने जो किया था वो किसी आम अपराधी जैसा नहीं था। मैं इस केस पर नज़र बनाए रखूंगा। जैसे ही कुछ नया होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ्रैंक गस्ट जैसे लोग हमें एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इंसान सच में कभी बदल सकता है या कुछ लोग बस जन्म से ही हैवान होते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या फ्रैंक को एक और मौका मिलना चाहिए या फिर उसे हमेशा के लिए वहीं रहना चाहिए जहां वो है, समाज से दूर? आपके जवाब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।